हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो ये सब आवर है ये आप लोगों के लिए। तो अगर आपके पास भी कुछ स्टोरीज है, एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ से, आप थोड़ा सा भी कुछ भी इस चैनल पे आके शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, आपका वेलकम है। आज जिनके साथ इंटरव्यू हो रहा है वो जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पारंपरिक मेथड होता था, उसको ख़त्म करके अपना नया तरीका इजाद किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इन्होंने 18 साल की कड़ी मेहनत से अपनी मशीनों को तैयार किया और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलो उनसे बात करते हैं। तो सर, आपने कब से ये शुरुआत की ऑर्गेनिक फार्मिंग की और उस टाइम कैसे आपके पास परेशानी है, टोटल प्रोसेस आता? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं और मेरी पत्नी और बच्चे 18 साल पहले हम एक पेड़ के नीचे आके बैठे। न पानी था, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था। हमारी साक्षी जो है हमारी गाय और घोड़ी थी। मेरा ये मानना है कि सर्वांगीण विकास के धरती में दो ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ी है। धरती का श्रेष्ठ अवतार भगवान कृष्ण से मैंने प्रेरणा ली। वो जब घुटनों के बल चले तो गाय की गोर में गए और पूरे दिन रथ हाँकने के बाद रथ से नीचे उतर के घोड़ा को खुरा और बुरुस करते थे। इतनी बड़ी सेना का मालिक, इतने नौकर चाकरों की फौज, और वो आदमी घोड़ा पे खुरा बुरुस करे, इस पे मैंने बहुत सालों तक अनुसंधान किया। तो पता लगा कि सर्वांगीण विकास के दो ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। और भक्ति और शक्ति को धारण करने के लिए इनके चिन्ह पहले धारण करने पड़ेंगे। तो गाय और घोड़ी की शरण में गया मैं, वो साक्षी रही। हमने वहाँ से यात्रा प्रारंभ की। आज जो जीवन पद्धति आई है व्यक्ति की, आज जितनी गंभीरता से देश और दुनिया के अनेक देशों में मुझे सुना जाता है, उसकी कल्पना मैंने 18 साल पहले कर दी। फिर हमने ये पूरा घर जो आपने देखा है 80% मेरे खेत के मटेरियल से तैयार किया। लेबर का काम मेरी पत्नी और मैंने किया और हमने पसीने से सींच के इसको खड़ा किया। आज तक किसी भी भारत सरकार, राजस्थान सरकार, किसी भी सरकार से 25 पैसे हमने डोनेशन नहीं लिए। न किसी सामाजिक संगठन या कोई संस्थाओं से हमने डोनेशन लिया। हमने यहीं पसीने से धरती का सीना चीरा। इस धरती माँ ने जो हमें दिया उसको हमने गले लगाया। तो फिर हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया। हमने एक एक चीज़ को खड़ा किया और आप देखेंगे कि मेरे एक एक कमरे का विज्ञान है, मेरे एक एक पौधे का विज्ञान है और मेरे एक एक जीवन पद्धति का विज्ञान है। मेरे एक एक प्राणी जो मैंने पाल रखे हैं, गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सबका विज्ञान है। सबका अपना अपना महत्व है। इन सबका मैंने समायोजन किया। मैं प्रकृति का उपासक हूँ। इससे बात को लेकर के मैंने इस सेंटर को खड़ा किया। ये मेरा उद्देश्य था, जो आज लोगों के समझ में आना शुरू हो गया है। आगे बोलिए। तो सर, इससे पहले आपका बचपन किस तरह से बीता था? क्या आपने कोई इसमें एजुकेशन प्राप्त की? नहीं, कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की। मेरे इस जीवन में जो अच्छा है, जो मैंने किया है, वो गाय को समर्पित है। मेरे जीवन का जो ज्ञान है वो गाय का है। मेरे जीवन में जो अच्छा है, जो लोग मेरे से सीखते हैं, उसका श्रेय गाय को है। मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। न मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, न मैंने किसी सुने हुए ज्ञान का प्रसारण किया है। मैंने तो मुझे जो गाय ने कहा है वो मैंने लोगों से कहा है। मैंने गाय से सीखा है, गाय से देखा है और गाय ने जिन लोगों से मिलवाया उन लोगों से मैं मिला हूँ। जिन पे गाय की कृपा होती है वही लोग मेरा गेट खोलते हैं, बाकी के नहीं आते। इसलिए मेरा पूरा जीवन मेरा ये मानना है कि धरती पे ज्ञान की स्रोत जो है वो देखा हुआ ज्ञान, 87% ज्ञान देखने से आता है। देखा हुआ ज्ञान कभी भूला नहीं जाता। पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, सुना हुआ भूल जाएंगे। तो ये देखा हुआ ज्ञान का मैंने एक सेंटर बनाया, मेरे सामर्थ्य के अनुसार बनाया। जो एक छोटा किसान कैसे बना सकता है, कैसे इसको तैयार कर सकता है, इसका पूरे देश और दुनिया में मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये मैंने नहीं, इस गौ माता ने दिलवाया है। इसलिए ये सब कुछ जो है हमने इसी बेस पे खड़ा किया है कि लोग आएँ, सीखें और देखें और इस रास्ते पे चलें।
गाय आधारित जीवन पद्धति कैसे होती है, गाय आधारित खेत कैसे होते हैं, और गाय आधारित जो है मनुष्य अपना प्रकृति का निर्माण कैसे कर सकता है, इसका एग्जाम्पल देने के लिए ये सेंटर तैयार हुआ। और बोलिए सर, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या क्या फायदे हुए? मैं ऑर्गेनिक खेती नहीं करता हूँ, मैं प्राकृतिक गो आधारित खेती करता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी से जब पहली बार मिला तो मैंने उनसे कहा, आप दुगनी की बात, किसान की आय दुगनी की बात करते हैं, मैं 10 गुने के रास्ते जानता हूँ, और जानता नहीं, मैं उन 10 रास्तों पे 10 गुना रास्ते पे चल भी रहा हूँ। तो इसलिए मेरे तो सबसे बड़ा फायदा, लोग बहुत गलत ट्रैक पे जाते हैं। लोग जो प्राकृतिक खेती जो करते हैं, जिसको आपके लोग ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, उसमें केवल स्वास्थ्य लाभ ढूंढते हैं। बहुत छोटी चीज़ है ये तो। मरने की चिंता, जीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ इसमें बहुत क्लियर जो है वो है कि मरना हमारे यहाँ किसी की न तो बस में है, न कोई जीना हमारे बस में है। हमारे यहाँ खेल जो है दिनों की गिनती नहीं है, सांसों की गिनती है। और सांस जितने दिन है उतने दिन लेने ही पड़ेंगे। तो ले सांस आए कैसे, चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जब तक सांस आए वो आराम से आए, आराम से आए, आराम से निकल जाए। इसका सर्टिफिकेट गाय देती है। इसलिए गाय से जुड़ने के बाद में मौत का भय तो होना ही नहीं चाहिए। हमें भय ये होना चाहिए कि हमारी सांस आराम से निकले और आराम से हमारे आते रहें, वो गाय की कृपा हमें बनी रहे। इसलिए ये पूरा सिस्टम हमने लोगों को ये समझाने के लिए किया है कि अपने जीवन जीने के तरीकों को सीखें, नेचर को सीखें और गाय को सीखें। ये एक बेस है इसका। सर, मेरे को भी फार्मिंग के बारे में बहुत ही कम पता है, तो अगर मेरे को ये आपकी खेती अगर अपनानी हो अपनी लाइफ में, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआती दौर क्या आप कुछ बताना? खेती हमारे ऋषियों ने जीवन जीने की 3 पद्धति बताई है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, और सबसे गया गुजरा भीख मांग के घर। अब खेती उत्तम क्यों है? जैसे अभी आपने की कि ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक में क्या बेसिक अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है कि आप ऑर्गेनिक और रसायन दोनों में जीवों की हत्या करते हैं, और प्राकृतिक गो आधारित खेती में आज की तारीख में कोई, आप जितने जो हमारे जैन ऋषि मुनि भी हैं, उनसे लेकर के उनसे बड़ा कोई शाकाहारी, उनसे बड़ा जीव प्रेमी तो जैनियों से ज़्यादा तो मैं, वो भी जैनी सन्यास से ज़्यादा मैं इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मानता। आदर्शता के सिद्धांतों की पराकाष्ठा है वो, लेकिन वो भी मांसाहारी हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि 1 किलो जब अन्न आप लोगों के घरों में आता है तो 1 करोड़ जीव मरते हैं तब आता है। मेरे यहाँ 1 किलो अन्न आता है तो 1 करोड़ जीव पनपते हैं तब 1 किलो अन्न आता है। अब वो 1 करोड़ जीवों को मारने के बाद भी जो अन्न खा रहे हैं, वो शाकाहारी कौन से मंत्रों से होते मुझे नहीं पता। तो स्वास्थ्य तो बहुत छोटी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ है कि आपका जीवन निर्विवाद होगा, बिना किसी जीव की हत्या के किए हुए होगा, और ईश्वरीय भक्ति की पराकाष्ठा का जीवन होगा, मनुष्यता के कल्याण का मार्ग का जीवन होगा। वो होगा प्राकृतिक गो आधारित खेती से, और दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए आपको खेती इसलिए करनी है कि मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण खेती से नियत है। किसान जो है पूरे समाज का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति का नाम है। वो कीड़ी मकोड़ी, पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु प्राणी जितने भी हैं, गाय भैंस घोड़े, सब का पोषण करने के बाद अपने पोषण की बात करता है। सबको देने के बाद अपने बच्चे पालने की बात करता है। जब किसान हल जोतता था तो भगवान और धरती से एक प्रार्थना करता था, तो मुझे कीड़ी पकौड़ी के भाग का देना, पशु पक्षी के भाग का देना, गाय अतिथि के भाग का देना, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भला करना, अल्लाह बल्ला को टाल देना। ऐसा कह करके पूरे देश का मैंने चप्पा चप्पा नागा है। भाषा अलग हो सकती है लेकिन भाव पूरे देश में एक जैसे थे। वो सब के सब षड्यंत्रकारियों ने आज दुकान पे जाके कहना शुरू कर दिया कि सबसे महंगा जहर दे दे, देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। ये रसायन और आपके जैविक खेती वालों का षड्यंत्र हो गया। प्राकृतिक खेती का किसान तो नेचर को उपासक है।
वो जाति और पंथों का उपासक नहीं है। जाति का सीधा अर्थ है तू जानता क्या है। यदि पाकिस्तान का कोई मुसलमान भी यदि खेती जानता है तो मेरी जात का है। मुझे उससे उतना ही प्रेम है जितना मेरे भाई से मुझे प्रेम है। इसलिए किसान तो जो है वो पंथों का उपासक भी नहीं होता। ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है, ये पंथ हैं। इन दुकानदारों की दुकानें हैं। ये इन्होंने उस अल्लाह और उस परवरदिगार और भगवान के नाम से इन्होंने अपने अपने नियम बना लिए सुविधाओं से। धर्म तो वो है जो प्रकृति में विद्यमान है। आग पाकिस्तान के मुसलमान को भी जलाएगा और भारत के हिंदू को भी जलाएगा और अमेरिका के क्रिश्चियन को भी जलाएगा। वो वहाँ भी जलाएगी, यहाँ भी जलाएगी, क्योंकि उसका अपना धर्म है। धर्म कभी डिगता नहीं है, अलग अलग नहीं होता है। धर्म तो सबका एक ही है और वो है प्रकृति। और प्रकृति का दूसरा नाम गाय है, और गाय है तो धरती है। ये पूरा विज्ञान है। इसलिए कोई आदमी धर्मपरायण होना चाहता है, वो प्रकृति का उपासक होना चाहता है और इस धरती को सींचना चाहता है, तो उसको गाय की शरण में जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए आपको अपने जीवन को बेस सुंदर बनाना है, मनुष्य बन के जीना है, तो खेती तो करनी ही पड़ेगी। खेत से तो, किसान से तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो योनि है, काट के चले जाएं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी काटेंगे, आप मनुष्य योनि को भी काट के चले जाएंगे। इससे कोई फायदा न आपको है, न समाज को है, न दुनिया को। ये सीधा सा इसका होता है। तो सर अगर मेरे को आज घर पे जाके ये स्टार्ट करना है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गाय। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके गुरुजन जो हैं उसके पिता से, उसके घर वालों से कहते हैं कि तू स्लेट और बढ़ता लेके आओ। मेरा स्लेट, मेरा बढ़ता, या हमारे इस सिस्टम और इस कल्चर का बढ़ता और इस स्लेट जो है वो गाय है। वो आए तो हमारी फिर पढ़ाई शुरू हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं मेरी पढ़ाई से। गाय घर में लाएंगे तो 33 कोटि देवता घर में आएंगे। मेरे को पता नहीं किसी मंदिर की मूर्ति में भगवान है या नहीं है, हमारे ऋषियों ने कहा इसलिए हमने मान लिया। और वो मूर्ति जो है उसके मलमूत्र से धोई जाती है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाती है। तो व्यक्ति ये क्यों नहीं सोचता कि जिसके मलमूत्र में इतनी ताकत कि पत्थर में भगवान ला दे, उसके घी दूध में कितनी ताकत होगी। इसलिए सबसे पहले कल्याण का मार्ग गाय खोले, फिर जीवन जीने की बात करें, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेचर समझ में आ जाएगी, धरती समझ में आ जाएगी, और धर्म समझ में आ जाएगा। धर्म का मर्म समझ में आ जाएगा, मनुष्यता समझ में आ जाएगी। सबका साधन सिर्फ गाय है, 100 तालों की चाबी गाय है। तो सर जो फार्मर सभी हमारे को जो जहर वाला बेच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, और सर इसको कैसे कम किया जाए? 2 चीज़ें इस देश के किसानों को और दुनिया के लोगों के सामने इस आधुनिक विज्ञान के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं साइंटिस्टों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं विज्ञान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं नेचर की आदर नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ हूँ। मैं पूरे देश भर के किसानों, साइंटिस्टों से कहता हूँ कि आप हमें अनपढ़ और गंवार कहना छोड़ दीजिए। इस देश का अनपढ़ और गंवार किसान जो है वो धरती से बात करता है, प्रकृति से संवाद करता है, वो गाय की गुण जानता है, वो दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट से कहीं कम नहीं है। वो फील्ड में सर्च करे, तुम लैब में रिसर्च करो, और उसके परिणाम का लाभ किसान और समाज को दो। वो 4 किताबें अंग्रेजी में लिखी हुई लोगों की पढ़ करके आते हैं, रट करके आते हैं। आप सब विद्यार्थी और पढ़े लिखे लोग हैं, रटने में और नकल में कोई बेसिक अंतर नहीं है। 15 दिन बाद में दोनों ही भूल जाने हैं। अब वो लोग तो साइंटिस्ट हो जाते हैं, और जो पूरी तपस्या से आता है वो अनपढ़ और गंवार हो जाता है। ये भेद मिटाना पड़ेगा, लेब और खेत को एक करना पड़ेगा, तो दोनों का कल्याण है। नहीं, अब आने वाले समय में जो तथाकथित साइंटिस्ट हैं, इनकी दुर्दशा निश्चित है।
सर अभी आपने बात की थी रटना और नकल करना। हाँ, तो सर इसका बेस तो मैं ही समझता हूँ कि स्कूली जो एजुकेशन है उसको बदलना होगा। निश्चित रूप से वहाँ से शुरू हो सकती है। बिल्कुल। मैं सरकारों से कहता हूँ कि आप अपनी नीति ठीक करो और किसान अपनी नीयत ठीक करे तो इस देश की तकदीर बदल सकती है। किसान की नीयत बिगड़ गई। ये जितने जो लोग आंदोलन में बकवास कर रहे हैं ये सब दलाल लोग हैं। किसानी से कोई वास्ता नहीं है, ये अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए। किसान को कोई गाइडलाइन नहीं है। किसान की नीति, किसी सरकार की नीति में किसान को प्रबल बनाने की कोई बात नहीं है। इन दुष्ट दलालों की बातें मान करके अपने अपने दोनों उल्लू सीधा करते हैं, चाहे सरकारें हों चाहे तथाकथित किसान नेता बन करके किसानों के ये पार्टियों के दलाल हों। किसान के लिए नीति बने तो जो खेती करता है, जो खेत में काम करता है, उस किसान से पूछ के बना लो, देश सोने का शेर बन जाएगा। तो सरकार नीति ठीक करे, किसान अपनी नीयत ठीक करे तो देश सोने की चिड़िया नहीं शेर बन जाएगा। तो सर जिस जमीन में खारा पानी है तो जहाँ पे उपज कम होती है वहाँ के लिए आप क्या सोल्यूशन है? इस देश के साइंटिस्ट दो बातें बहुत भ्रमित बोलते हैं। पहली कहते हैं कि पौधा पानी जड़ से लेता है, जो झूठ है। दूसरी उन्होंने एक बहुत बड़ा आडंबर फैलाया कि मिट्टी की जांच कराओ, उर्वरक ऊपर से डालो। ये सफेद झूठ है। पौधा 98% खुराक बिना किसी मानवीय सहायता के क्लाइमेट से लेता है, वातावरण से लेता है। केवल 1.5% खुराक ही पौधा जमीन से लेता है। उस 1.5% खुराक के लिए पौधे को 26 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो 26 पोषक तत्वों का भंडार धरती में भरा पड़ा है, लेकिन वो जड़ों के अनुरूप नहीं है। अनुरूप उनको उपलब्ध पका करके खिलाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। मैं एकदम चिकनी मिट्टी और रेत के टीलों को दोनों को इक्वल उपजा सकता हूँ। चिकनी मिट्टी और रेत के टीलों का पौधे की गुणवत्ता में और उसकी बढ़ोतरी में कोई रोल नहीं है। रोल सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु का है। चिकनी मिट्टी सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन देती है, इसलिए वो मरते नहीं हैं। ब्यालू रेतीली धरती सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन नहीं देती है, इसलिए वो मर जाते हैं, इसलिए वो उपजाने में कमज़ोर पड़ जाती है। इसमें टोटल खेल देसी गाय के गोबर का जामन के रूप में ट्रोलियां भर के खाद और डीएपी यूरिया के कट्टे, ये धरती की खुराक नहीं है। और यदि धरती की खुराक और पौधों की खुराक है तो इतने बड़े जंगल खड़े हैं, अनगिनत फलों से लदे पड़े हैं, कौन सा किसान और साइंटिस्ट उसमें खाद और पानी देने जाता है? पहाड़ों पे पेड़ खड़े हैं, कौन सा साइंटिस्ट और किसान वहाँ पानी और खाद देने जाता है? जब पहाड़ पे हो सकते हैं, जंगल में हो सकते हैं, तो आप और मेरे खेत में क्यों नहीं हो सकते? मैं इन साइंटिस्टों से और उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ। इसका मैंने मॉडल दिया, आपने देखा होगा मेरे एक भी पौधे में कोई खड्डा नहीं है, कोई खाद और पानी नहीं है। मैंने इस तपस्या से साबित किया है। इसका मेरे पास पूरा विज्ञान है। मैं कोई ठोकने वाला या कोई पाखंड की बात करके कोई दुकानदारी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं प्रकृति का उपासक और किसान और गाय के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरा क्लियर सोच है, मेरा बहुत साफ सुथरा विचार, ये मेरा कहना है। तो सर अगर किसी को ऐसे एज ए बिजनेस इस चीज को शुरू करना हो, खेती को सबसे पहले जीने के लिए करनी चाहिए, वो करते ही नहीं है। हमारे विशेष तौर से शेखावाटी इलाके में और राजस्थान में एक फसल होती थी। एक फसल में आप अपने दादाजी या पिताजी या बड़े ताऊ जी से जाके पूछना, 90% साल भर का सामान उस एक फसल से ही घर में इकट्ठा कर लेते थे। 10% ही बाह्य रूप पे डिपेंड करते थे, जो नमक नहीं होता था, कोई मिर्च नहीं होती थी, ऐसी चीज़ों के लिए। अब 2-3 फसल लेने के बाद भी 90% बाहर से लाते हैं, 10% भी खेत में नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने भ्रमित कर दिया तू खेती को धंधा बना ले। खेती धंधा नहीं है, धर्म हमारा। पहले जीने के लिए खेती करें। जितना आपके वातावरण में, आपकी मिट्टी में, आपकी तासीर में, आपकी शक्ति में जितना घर के लिए हो सके
उतना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन खेत से लें। उसके बाद में आप व्यापार की बात करें, बेचने की बात करें। खेती अय्यासी का साधन नहीं है, खेती इजी जिंदगी का साधन नहीं है, खेती तपस्या का नाम है, खेती अच्छे जीवन जीने का नाम है। दुनिया का ऋषि इसीलिए कहा गया है 365 दिन कभी आराम नहीं है। अब आप सब लोग आने से पहले आप इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है, लेकिन मेरी उपासना गाय है। मैं इस धूप में, इस तपती जो उमस में पूरे दिन भर की गायों की भरोटी करके आया हूँ। मैं वो किसान नहीं हूँ जो कभी कभी खेत में निकल के ज्ञान की पोटलियाँ बिखेरता हूँ। मैं धरती से, गाय से, प्रकृति से बात नहीं करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे बताया कि 48 के टेम्परेचर में धरती और आकाश दोनों तपते हैं और पसीने से लथपथ होता हूँ। उस वक्त मुझे जो आनंद आता है, मैं दुनिया के किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी परिस्थिति में वो आनंद नहीं ले सकता। मेरे आनंद ढूंढने की तपस्या जो है वो तीनों है, तो अपना अपना आनंद है। तो सर आपने अभी जैसे बोला कि अपना अपना आनंद है, तो अब लोग क्या करें कि अपना आनंद जो है उसको ढूंढ नहीं रहे हैं और एक जो भेड़ चाल है उसमें लोग ज्यादा जा रहे हैं। ये आज के समय में, आज की विज्ञान ने जीवन को इजी बनाने के लिए काम किया। हर सुविधा हमारे पूर्वजों ने जीवन को इजी बनाने के लिए नहीं किया, जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया। अब लोगों ने उस इजी को अच्छा मान लिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। आधुनिक शिक्षा ने ब्रेन को फास्ट किया। ब्रेन प्रतीक है विज्ञान का, विज्ञान प्रतीक है विनाश और विकास का। अब आप कल्पना करें, जो 40 मंजिल की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसकी विज्ञान के अनुसार उसकी 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की उम्र है। उस 50-60 साल के बाद में उस मलबे को नेस्तनाबूद करेंगे कैसे? ये दुनिया का कोई साइंटिस्ट मुझे बता दे। आने वाली नस्लें खप जाएंगी उनको नेस्तनाबूद करने में। हजारों साल के इतिहास का एक टन मलबा बता दें जिनको विज्ञान को नष्ट करने में समय लगाना पड़ा हो। हमने वो जीवन जिया है, अब ये जीवन इस विज्ञान ने खड़ा किया। तो ये विकास है, एक विनाश है, आज नहीं समझ में आ रहा है। आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इतनी गालियां देंगी जी भर भर के कि हमें समझ में नहीं आएगा। धरती बांझ हो जाएगी, धरती बांझ हो जाएगी तो प्राणी मात्र नष्ट हो जाएगा। तो ये तो प्राणियों को धरती से, ब्रह्मांड से नष्ट करने का अभियान का नाम विज्ञान बना दिया इन लोगों। विज्ञान ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम लाभ लो, केवल लाभ की कल्पना नहीं की। हमारे पूर्वजों ने कहा कि शुभ लाभ लो। हम कह रहे हैं कि विज्ञान की तुम रोज हवाई जहाज में उड़ो, लेकिन तुम्हारे हार्ट को भी जिंदा रखो। ब्रेन से अकेले से नहीं होगा। ब्रेन और हार्ट का तारतम्य होगा तो समाज सही दिशा में काम करेगा। अब हार्ट जो है वो कैसे जिंदा हो, उसके लिए शुद्ध खान पान की जरूरत है, जैसे ब्रेन के लिए आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही हार्ट के लिए शुद्ध खान पान की जरूरत है। जब आपका ब्रेन और हार्ट का तालमेल हो जाएगा तो आप विनाश के मार्ग को छोड़ करके विकास के मार्ग का अनुसरण करेंगे, जो हो नहीं रहा है। वो सिस्टम केवल हमारे गुरुकुलों में है, न वो शिक्षा मदरसों में है, न वो शिक्षा इस आधुनिक विज्ञान के पास है, केवल गुरुकुलों में है। जब तक ये देश गुरुकुल की परंपराओं को कायम नहीं करेगा तब तक ब्रेन और हार्ट का मिलन कभी नहीं होगा। और हार्ट और ब्रेन का मिलन नहीं होगा, ये समानांतर नहीं चलेंगे, तो मानव के कल्याण के मार्ग सदैव अवरुद्ध रहेंगे। ऐसा मेरा मानना है। सर आप आपके फार्म के बारे में थोड़ा बता दीजिए। फार्म मेरा है ही नहीं, मैं तो चौकीदार हूँ। इसके अंदर जो व्यक्ति आता है वो इसका मालिक होता है। हमारी कोशिश होती है कि इसके अंदर आने वाले मालिक के साथ में व्यवहार से, हमारे सिस्टम से कहीं कोई त्रुटि नहीं हो।
अच्छी जगह, अच्छे लोग किसी की बपूती नहीं होते, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं, वो स्थान सबके लिए होते हैं। इसकी हमने व्यवस्था बनाने के लिए अच्छे लोग जो हैं वो रहते हैं, ठहरते, खाते हैं, उसका सहयोग देते हैं। उसमें भी हमारा सीधा मानना है कि किसी व्यक्ति की जेब के ऊपर ध्यान मत रखो, उसके हार्ट पे ऊपर ध्यान रखो। हार्ट के अंदर चले गए तो जेब का कोई वैल्यू नहीं है, जेब काट ली तो दोबारा अगला नज़दीक नहीं आएगा। हार्ट में बैठ गए तो उसकी पूरी जेब आपकी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सर आपकी मशीनों का थोड़ा मैं ये मानता हूँ कि देश आने वाले समय में ये जो बीमारी आई है ना, ये तो केवल मात्र टेलर है। फिल्म तो बन रही है, न मुंह ढकने से छोड़ेगी न बंद कमरे में छोड़ेगी। अब उन्हीं को छोड़ेगी जिनकी रसोई मजबूत होगी। रसोई मजबूत दो तरीके से होगी, एक तो शुद्ध उत्पादन जो सिर्फ गाय से मिलेगा, दूसरा शुद्ध प्रोसेसिंग। ये देश प्रोसेसिंग का सरताज था जिसको नेस्तनाबूद कर दिया इन षड्यंत्रकारियों ने। इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारा आयुर्वेद कहता है कि तेल एक बार गर्म होना चाहिए। पूरे देश में तेल की प्रोसेसिंग है, 200 सेंटीग्रेड पे गर्म होकर निकलता है, वो रसोई में दोबारा जाके गर्म होता है और जहर बन जाता है। 70% जहर देश अकेला तेल में खा रहा है। वो अशुद्ध है, वो मिलावट का है, वो जहर से उत्पादन है, सब छोड़ दीजिए आप। शुद्ध से शुद्ध उत्पादन किया हुआ तेल भी प्रोसेसिंग में जहर बन जाता है। उसका मैंने अल्टरनेट दिया, उसकी व्यवस्था दी कि जब तेल निकालता हूं तो रत्ती भर गर्म नहीं होता, पहली बार रसोई में गर्म होता है। उसकी सब्जी खा करके कोई लाड साहब नहीं कह सकता कि घी में बनी है या तेल में बनी है। थका हुआ आदमी मालिश करे तो 15 मिनट में थकान दूर। बाल झड़ने वाला गर्म करके मालिश करे तो तीसरे दिन बाल झड़ना बंद। और कोई रोग नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही मसाले हमारे देश में किसी भी कालखंड में कभी पीस के नहीं खाए गए, या तो हम पत्थर पे बांटते थे या उंगल मुसल से कूटते थे। अब पीसने से होता क्या है, आपके गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई चक्की चल रही हो, उसके आटे में 5 मिनट अंदर अंगुली रख के दिखा दो, जल जाती है तो उसमें प्रोटीन और गुणवत्ता भी जल जाती है। उस आटे और मसाले में कुछ नहीं बचता। इसके लिए मैंने हाथ वाली चक्की की एक मोटर लगा दी, वो 1 घंटे में 5-6 किलो आटा पीसती है एकदम ठंडे तरीके से। उसमें दाल भी दलो, बेसन भी दलो, पीसो, आटा भी पीसो। और सबसे ज़्यादा जहर हम घी में खा रहे हैं। इस देश के हर नागरिक के घर में शाम को गाय के घी का दीपक जलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। ये विज्ञान है। जब देसी गाय के बिलोणी का घी आग के स्पर्श में आएगा तो उससे ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन बनेगी तो नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा घर में आ जाएगी। ये विज्ञान है। ये हिंदू के घर में भी आएगी और मुसलमान के घर में भी आएगी। इसका धर्म से कोई लेना, पंथों से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म और विज्ञान है। तो घी में जो आज की तारीख में बाजार में कुछ बड़े लोग 10,000 रुपये किलो बेच रहे हैं, गायों को कह रहे हैं कि हम जड़ी बूटियां खिलाते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का वो गिनती की 150 ग्राम खुआते हैं। और मैं हज़ारों की संख्या में जो गायें जैसलमेर के जंगलों में जड़ी बूटियाँ ही खाती है, उनके दूध का कलेक्शन करके वहाँ घी बनवा रहा हूँ। और वो उनसे बहुत न्यूनतम रेट में वो घी लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। वो घी लोगों को इसलिए खाना चाहिए कि गाय का संवर्धन होगा, गाय वहाँ प्रमोट होगी और आपके घर की बीमारियाँ दूर होंगी, आपकी मानसिक बीमारियाँ दूर होंगी। गाय और किसान दोनों दया के पात्र नहीं हैं। वो तो केवल आप अपनी नीति ठीक करें और किसान अपनी नीयत ठीक करे, दोनों पनप जाएंगे। इसलिए आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
गाय से जुड़ें तो आपका कल्याण का मार्ग है। शहर में रहने वाले लोगों से और किसानों से, दोनों से मेरी एक अपील है कि शहर में रहने वाले लोग फैमिली डॉक्टर की तरह ही फैमिली फार्मर को अपना लें, फिर फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फार्मर जो हैं वो अपने शहर के नज़दीक के शहर के 10 लोगों को पकड़ ले, जो उनको एक रात अपने खेत बुलाए, उनसे हार्ट से रिलेशन बनाए और उनको अपना उत्पादन देवे। तो आहार, कपड़ा बिना देखे पहनो, बिना इतिहास जाने पहन लो, जिसका तो इतिहास जान करके पहन रहे हैं। गाड़ी बड़ी है छोटी है, कोठी छोटी है बड़ी है, कपड़े ब्रांडेड है या नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपका खाना शुद्ध होना चाहिए, आपकी रसोई मजबूत होनी चाहिए, और वो शुद्ध उत्पादन और शुद्ध प्रोसेसिंग से होगी। गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो सर आप मशीनों को एक्सपोर्ट भी करते हैं? हाँ, कुछ बनाता हूँ। तो जो पागल देश भर के लोग हैं, पागल का शाब्दिक अर्थ होता है, पा कहते हैं पाबंद और गल कहते हैं बात को। जो धुन का धनी हो, बात का पाबंद हो, ऐसे लोगों की देश भर में मैं खोजबीन करता रहता हूँ। ऐसे लोग मेरे खोजबीन करके आते रहते हैं। उनसे जो भी कुछ बन पड़ता है, उनके लिए जो कुछ अच्छा होता है वो करता रहता हूँ। तो उनके लिए मशीनें भी बनाता हूँ, लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। तो सर अभी जो लोग देख रहे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन जाग रहा होगा कि इनकी प्राइस कितनी होती है? अलग अलग है, तेल वाली मशीन की अलग है, वो आके देखें समझें, फिर अपने यहाँ वातावरण बनाएं, फिर बनती है। तो प्राइस की तो बात सेकेंडरी है, पहले सब सिस्टम समझ में आ जाए, आके देख लें, समझ लें, और फिर जो बाजार के हिसाब से उससे कोई, हम ऐसा नहीं कि मोनोपोली करके रहिए, जो जेबी के नाम से जो दुकान वाले 4 गुना पैसे लेकर के लोगों को ठग रहे हैं, वो विद्या नहीं होगी। सर एक प्रोडक्ट की भी अगर आप प्राइस रेंज बता दें तो लोगों अलग अलग है। मेरे पास में, मैं पहला किसान हूँ देश का जिसने मेरा एक प्रयोग किया। मेरे पास में 250-300 कपल आते हैं, रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, और सामान गाड़ी सामान से भर के ले जाते हैं। उनको एक बात का प्रामाणिकता से मैं उनसे कहता हूँ कि तुम हर साल आओ, आप हर साल आकर के यहाँ रुको और मेरी बराबर जांच पड़ताल करो, कहीं मन में भटकाव तो नहीं आ गया। हालांकि मैं इसकी कल्पना भी नहीं करता, लेकिन मैं मेरे नियम को पूरे देश में लागू करना चाहता हूँ कि लोग मैं नहीं कहता कि मेरे पास आए, जो किसान अच्छा लगे देश भर में उस किसान के पास जाए, वहाँ जाके रुकें आप, खाने की जांच करके फिर खरीदें, फिर खाएं आप। तो वो लोग आते हैं, साल की साल ले जाए, बीच में कम पड़ता है, कोरियर से ट्रांसपोर्ट से मंगाते रहते हैं, मैं भेजता रहता हूँ। उनको एक बात की पक्की गारंटी है कि हमारे पास जो आ रहा है वो प्रामाणिकता से आ रहा है। जो मेरे पास नहीं होता है या मेरे से जुड़े हुए किसानों के पास नहीं होता है, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, नहीं उपलब्ध। मैं दाएं बाएं कबाड़ करके भेजूं ऐसा मैं नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा जीवन है। चाहे आराम से जी लो, चाहे बेईमानी से जी लो, पेट वही भरना है। तो फिर क्यों ना आराम से और ईमानदारी से जी ले। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।